नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ग्राम पर। आज की वीडियो में हम रीतिकाल के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हमारी एक सीरीज चल रही है 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें 250 प्रश्न भक्तिकाल के, लगभग 125 प्रश्न आदिकाल के और 90 प्रश्न रीतिकाल के चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। आप उन्हें जाकर के हिंदी TGT PGT प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ये सारे जो प्रश्न मैंने चुने हैं ये पिछली परीक्षाओं में TGT PGT LT ग्रेड, UGC नेट, KVS DSSB और NVS इन सब परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। नहीं पराग नहीं मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। पंक्तियाँ किस भाषा में हैं? ये भाषा पूछी जा रही है इसकी कि ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं किस भाषा में लिखी हुई हैं। अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मैथिली। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बिहारी की पंक्तियाँ हैं। ये कवि और बिहारी की पंक्तियाँ हैं और इनकी भाषा आपको पता है साहित्यिक ब्रज भाषा है। तो ये ब्रज भाषा में लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। और ये जो है बिहारी जब जयपुर पहुँचते हैं तो वहाँ राजा जय सिंह जो है अपनी दूसरी पत्नी के प्रेम में इतने व्यस्त होते हैं, इतने लीन होते हैं कि वो राजकाज के लिए महल से बाहर निकलना ही छोड़ चुके होते हैं। तो उन्होंने किसी के माध्यम से ये पंक्ति जो है राजा तक पहुँचाई। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके बाद जो है वो बिहारी को अपने दरबार में आश्रय देते हैं और उनसे ऐसे ही दोहे बनाने के लिए कहते हैं। और ऐसे ही 700 दोहे, लगभग 719 दोहे बिहारी ने रचे हैं। इनके बदले इनको हर दोहे के बदले एक असरफी दिया करते थे वो इनाम स्वरूप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। ये किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है, पिंगल ग्रंथ है, रस निरूपक ग्रंथ है, इनमें से एक भी नहीं। ये ललित ललाम जो है किस प्रकृति का ग्रंथ है, किस रीति का ग्रंथ है रीतिकाल में? ये अलंकार ग्रंथ है। इसका संबंध जो है अलंकार निरूपण से है। पिंगल का अर्थ जो होता है छंद होता है ना, छंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्ति है घनानंद की, आलम की, ठाकुर की, बोधा की। ये बोधा की काव्य पंक्तियाँ हैं। रीतिमुक्त कवि बोधा की कि इन्होंने कहा कि प्रेम का मार्ग जो है बहुत कठिन है। ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। इसके मार्ग पर चलना इतना आसान काम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों का विवेचन, सर्वांग विवेचन किया गया है? यानी किस ग्रंथ में सर्वांग विवेचन है? रस, छंद, अलंकार सबका विवेचन मिलता है। रस विलास, ललित ललाम, शिवराज भूषण, कविकुल, कल्पतरु। दोस्तों इनमें से सर्वांग विवेचन वाला ग्रंथ जो है कविकुल कल्पतरु है, चिंतामणि त्रिपाठी का। चिंतामणि त्रिपाठी का कवि कल्पतरु, चिंतामणि त्रिपाठी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? 2 बार आ गया है। किसने नहीं की है? बृंद, गिरधर कविराय, नागरीदास, दीनदयाल। तो नीति विषयक काव्यों की रचना न करने वाले कवि जो है नागरीदास हैं। इनका अन्य नाम जो है सावंत सिंह है। सावंत सिंह, सावंत सिंह। भक्तिकाल की तरह रीतिकाल में भी अनेक कवि हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो
हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बड़ी परीक्षाएं हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो गया, उसमें सबको पढ़ना होता है, सारे कवियों को, छोटे बड़े सबको। जिसके 2 ग्रंथ मिलते हैं, 4 मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, केवल 2-4 छंद मिलते हैं, उनको भी हमें पढ़ना पड़ता है बड़ी परीक्षाओं के लिए। तो ऐसे ही कुछ एक कवि आपको कहीं कहीं किसी किसी प्रश्नों में मिल जाएंगे, जिनके प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं भी मिलती है, फिर भी हमें उन्हें पढ़ना पड़ता है। प्रेम का मार्ग ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतिकालीन कवि के विषय में है? बिहारी, देव, घनानंद, रसलीन। पूछ रहे हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, यानी प्रेम का ऐसा वर्णन करने वाले, और धीर प्रतीक, जबादानी का ऐसा दावा रखने वाले, यानी बहुत ही शांत स्वभाव के, और कहने में अलग अंदाज रखने वाले ऐसे कवि जो है दूसरे नहीं हुए। किसके बारे में कहा है शुक्ल जी ने? बिहारी, देव, घनानंद, रसलीन। ये कथन है घनानंद के संबंध में। इन्हें ही साक्षात रसमूर्ति भी कहा है शुक्ल जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली? केशव, मतिराम, भूषण, पद्माकर। तो आपको पता है कि वीर काव्य के लिए कौन फेमस है रीतिकाल में? रीतिकाल में भूषण है। भूषण जो है वीर काव्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इन्हें ही प्रसिद्धि मिली है। ये मेरी पिछली वीडियोज़ में कुछ प्रश्न इसमें से ऐसा हो सकता है कि आपको रिपीटेड लग रहे हों, मगर वो लैंग्वेज चेंज कर करके कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए एक आध प्रश्न गलती से शामिल हो भी जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के लिए यह कथन किसका है? इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, ये किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, कृष्ण बिहारी मिश्र, मिश्र बंधु। इनमें से किसका कथन है रीतिकाल के संबंध में? ये अधूरा कथन दिया हुआ है, ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है रीतिकाल के बारे में। इसी तरह पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसी तरह इसको उठा लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, मैं प्रश्नों को कराते समय प्रश्नों की भाषा से और ऑप्शन से कोई छेड़छाड़ अपनी तरफ से नहीं करता। जैसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं वैसे ही मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने वैसे ही उसको पेश करूं। क्योंकि कई बार या तो रिपीट होते हैं प्रश्न, या तो एक ही प्रश्न को कई लैंग्वेज में पूछा जाता है। तो हम अपनी तरफ से प्रश्न नहीं करते हैं। विभिन्न आयोगों ने, विभिन्न परीक्षा कराने वाली संस्थाओं ने जो प्रश्न ऑलरेडी बना रखे हैं, उनसे आपको एक आइडिया लगता है कि नहीं, किस तरह के प्रश्न, किस तरह के स्टेटमेंट बार बार पूछे जा रहे हैं, किसके स्टेटमेंट बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इससे आपको अपनी तैयारी में मदद मिलेगी। पढ़ने में आपको अंदाज़ा लगेगा कि नहीं, हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? देव, केशवदास, चिंतामणि, भूषण। आपको पता है कि ओरछा नरेश के यहाँ केशवदास थे, महाराज इंद्रजीत सिंह के यहाँ केशवदास थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य, अलंकारवादी आचार्य, रीतिवादी आचार्य या वक्रोक्तिवादी आचार्य। देव को किस रीतिकाल में किस वाद के अंतर्गत, रसवाद, अलंकारवाद या रीतिवाद, किस तरह के आचार्य की श्रेणी में रखा जाता है? तो देव को जो है रसवादी आचार्य माना जाता है, रसवादी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी वीडियो के एंड में जो है मैं आई बटन पर जो है
टीजीटी पीजीटी की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप उससे मेरे पुराने वीडियोज़ आसानी से देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? किसे हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा? भूषण, शूदन, लाल कवि, रहीम। शुक्ल जी ने। शुक्ल जी हर परीक्षाओं के लिए बराबर इम्पोर्टेंस रखते हैं। कोई भी परीक्षा आप दीजिए हिंदी साहित्य से। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे आलोचक शुक्ल जी की बहुत सी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये सही बात है। चाहे नामवर सिंह हो, चाहे बच्चन सिंह हो, थोड़ा थोड़ा मतभेद है जगह जगह पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी कहीं कहीं इनकी बातों से सहमत नहीं दिखते हैं, मगर फिर भी शुक्ल जी जितना प्रासंगिक अभी भी हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई दूसरा इतिहास ग्रंथ नहीं है, ना आलोचक है। इस बात को ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो ये जो है भूषण के बारे में कथन है। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि शुक्ल जी ने किसे कहा है? भूषण को कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोग हैं कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशवदास, मतीराम, नंददास, घनानंद। ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं, घनानंद की। ये कहते हैं कि लोग तो कविता बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, लोग लग करके जो है कवित्व बनाते हैं, कविता बनाते हैं, और मुझे तो मेरे कविता यानी मेरी कविता मुझे बनाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। ये देखिए हम रीतिकाल के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है रीतिकालीन कवि को आप ही कंसिडर करेंगे। इसी तरह से ऑप्शन दिए हुए थे और वही ऑप्शन मैंने ले लिए। नहीं तो अगर आप भक्तिकाल के संदर्भ में देखेंगे तो ये बात कहीं ना कहीं कबीर पर भी फिट बैठती है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है कि इनका भाषा पर ज़बरदस्त अधिकार था, तो ये कबीरदास वाला ऑप्शन भी यहाँ, मगर ये रीतिकाल के संदर्भ में बात हो रही है, हम लोग रीतिकाल के संदर्भ में इसे पढ़ रहे हैं। तो ये घनानंद के बारे में है कथन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? मतीराम, देव, महाराज जसवंत सिंह, पद्माकर। तो आपको पता है ये भाषा भूषण जो है जसवंत सिंह की रचना है, महाराज जसवंत सिंह की। तो ये उनके बारे में ही है कि ये जो है प्रधान आचार्यों में से थे और ये अलंकार ग्रंथ इनका बहुत ही पाठ्य ग्रंथ रहा है, इसको बहुत पढ़ा गया। एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको मछली की आँख साधनी पड़ेगी। पूरी मछली साधेंगे तो नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। बात आप समझ रहे होंगे। सिलेबस आपके हिंदी साहित्य का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब आप जान रहे हैं कि आधुनिक काल से मतलब आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, और यूपी वगैरह का देखें तो उसमें संस्कृत का भी बहुत सारा पोर्शन जुड़ता है। तो आप अगर अपने स्टेट की, जिस स्टेट की आप तैयारी करेंटली कर रहे हैं, उस स्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग फोकस होकर के नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, कभी भी नहीं हो पाएगा। आपको आपके सिलेबस पर फोकस होकर के उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। और हर परीक्षा के सिलेबस में ये मान के चलिए कि 60 से 70% पोर्शन ऐसा होता है उसका जिसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप 80 to 90% क्वेश्चन कवर कर लेंगे। 20-30% जो है अगर सिलेबस आप बस ऐसे ही रैंडमली पढ़ लेते हैं या छोड़ भी देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये बात मैंने 2 बार आजमाई हुई है, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ।
क्योंकि आप सब कुछ पढ़ेंगे तो जितना ज़्यादा पढ़ते हैं हम उतना ज़्यादा सारी चीज़ें मिक्स होती हैं और एग्ज़ाम के समय हमारी क्लैरिटी कम होती है। या तो आप 3 साल 4 साल लगातार तैयारी करिए तो बहुत ज़्यादा अभ्यस्त हो जाएंगे तो सब चीज़ें क्लियर होंगी। और 1 साल 6 महीने की तैयारी में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको सब्जेक्ट और सिलेबस स्पेसिफिक होकर के, टॉपिक स्पेसिफिक होकर पढ़ना पड़ेगा कि किस काल में किस कवि को कितना पढ़ना है, किस आलोचक को का कौन सा कालखंड पढ़ना है, कहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये तक आप जब स्पेसिफिक कर पाएंगे तब आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कहा है मिश्र बंधु ने। अलंकृत काल जो है रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? गिरधर कविराय, गोपाल चंद्र गिरधर दास, केशव, बेनी प्रवीण। तो आपको पता होगा भारतेंदु के पिता का नाम, मुझे आशा है गोपाल चंद्र गिरधर दास, ये इनके पिता थे। इन्हीं की रचना जो है नहुस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई? प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। देव, आलम, घनानंद, पद्माकर। ये घनानंद की प्रशस्ति में कही गई पंक्तियां हैं। चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केशव कवि होने के साथ साथ क्या थे? गायक, पाखंड विरोधी, आचार्य, संत। ये पूछा हुआ प्रश्न है। केशव कवि होने के साथ साथ आचार्य थे। ये सब बाकी ऑप्शन गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोय के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति किसकी है? देव, सेनापति, मतीराम, चिंतामणि। ये सेनापति की पंक्तियां सेनापति के ऋतुवर्णन से ली गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है? कवित्त, दोहा, छप्पय, सवैया। तो बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई आप जानते ही हैं। बिहारी सतसई, सतसई यानी 700। बिहारी सतसई, इसमें कुल वैसे तो 719 दोहे हैं, मगर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 713 माने हैं और इसको पूछा जा चुका है और ये 713 वाला ऑप्शन सही माना जा चुका है आयोगों द्वारा। तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसको 713 माना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास तो ये 713 दोहे हैं इनके बिहारी सतसई में कुल। ये आगे प्रश्न आएगा, अभी आज मैंने शामिल किया इसको जानबूझकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोहा। दोहा छंद है। कबीर ने बिहारी ने कौन सा छंद अपनाया है अपने काव्य में? दोहा छंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, भाषा भूषण। तो आपको पता है भाषा भूषण जो है महाराज जसवंत सिंह की रचना है। बाकी 3 रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, ये तीनों केशव के हैं। और एक रामचंद्रिका भी बहुत फेमस है, आपको पता ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। इसमें से कौन सी प्रवृत्ति जो है रीतिकालीन काव्य की नहीं है? आचार्यत्व प्रदर्शन, ये बिल्कुल है। ना अलंकारिक
ये अलंकार के प्रति है। अलंकार के प्रति विशेष आग्रह, ये भी है। नारी के आदर्श रूप का चित्रण, ये नहीं है। नख सिख वर्णन, नायिका भेद, ये सब है। तो इस तरह से ये इसका अलंकार के प्रति विशेष आग्रह यहाँ है। आचार्यत्व प्रदर्शन है। नक्सिक वर्णन, ये भी है। नारी के आदर्श रूप का चित्रण यहाँ नहीं है, तो ये इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सईद, सईद अहमद, सैयद गुलाम नबी। आपको पता होगा रसलीन का मूल नाम जो है सैयद गुलाम नबी है। सैयद गुलाम नबी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हित तरिंगड़ी किसकी रचना है? ग्वाल, चिंतामणि, कृपाराम, मुबारक। ये वही कृपाराम है जो रीतिकाल में जिनका नाम सबसे पहले शुक्ल जी गिनवाते हैं और भक्ति काल में भी गिनवाए हैं, और इन्हीं की रचना हित तरिंगड़ी है। अगर कालक्रम की दृष्टि से देखा जाएगा तो यही रीतिकाल के प्रथम कवि आते हैं, माने जाते हैं कालक्रम की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र्य, संध्या भाषा। तो घनानंद की कविता के बारे में बात हो रही है, रीतिकालीन कवि है, तो भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता ये तो मिलेगी मिलेगी, उक्ति वैचित्र्य ये भी मिलेगा। संध्या भाषा इनकी इसमें नहीं है। संध्या भाषा का मतलब कोड वर्ड, कोड वाली लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज, ये ज़्यादातर हमें वहाँ सिद्ध कवियों में, कबीर आदि की भाषाओं में मिलती है संध्या भाषा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है। भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, अंग दर्पण। तो इन तीनों में से भाषा भूषण, शिवराज भूषण और ललित ललाम, ये तीनों अलंकार ग्रंथ हैं। अंग दर्पण जो है नायिका भेद है, नायिका भेद, रसलीन की रचना है, रसलीन की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। पूछा जा रहा है घनानंद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस, पक्षी विलास। इनमें से प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश और प्रीति पावस ये तीनों रचनाएं घनानंद की हैं और पक्षी विलास नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षी विलास। पक्षी विलास जो है घनानंद की रचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इश्कनामा के रचयिता कौन है? देव, बोधा, आलम, मतीराम। इश्कनामा किसकी रचना है? इश्कनामा जो है बोधा की रचना है। किसकी रचना है? बोधा की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? बूंदी के राजा भाव सिंह, छत्रसाल, उड़ीसा के राजा इंद्रजीत सिंह, शिवाजी। तो शिवाजी के यहाँ तो भूषण थे, शिवाजी और छत्रसाल के यहाँ रहे थे, और उड़ीसा के राजा इंद्रजीत सिंह के यहाँ केशवदास थे। ये मूर्छा नरेश राम सिंह के भाई थे, राम सिंह के छोटे भाई थे, दूसरे राम सिंह के भाई थे राजा इंद्रजीत सिंह, इन्हीं के यहाँ केशव रहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये वही प्रश्न है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? सीधे पूछा गया है। 700, 713, 719, 750। और मज़े की बात यह है कि इसमें 719 और 713 दोनों ऑप्शन दिया गया है, और इसमें संदर्भ नहीं दिया गया है कि किसके अनुसार या क्या। तो जो प्रामाणिक माना जाता है 713 माना जाता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर वाली संख्या जो उन्होंने मानी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। 713 मानी है की संख्या, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत मोस्ट वांटेड प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है। ये प्रश्न भी पीछे किसी वीडियो में होगा, मगर शुक्ल जी के कथन के रूप में होगा। इसी तरह से बदल करके प्रश्न बनाए जाते हैं, मिला जुला करके। आपको मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया है कि हर काल में कुछ ही ऐसे कवि हैं जिनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, और उनको आपको अपने सिलेबस के हिसाब से उनकी एक लिस्ट बना लेनी है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आपका 60-70% सिलेबस अपने आप कवर हो जाएगा। तो ये बिहारी के बारे में है। किस कवि ने किया है? बिहारी ने किया है। समाज शक्ति और समाहार शक्ति का, कल्पना की समाहार शक्ति का सबसे ज़्यादा प्रयोग रीतिकाल में बिहारी ने किया है। ये शुक्ल जी का कथन है बिहारी के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केशव का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। अलंकार पर आधारित रचना कौन सी है केशव की? विज्ञान गीता, रतन बावनी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। तो आपको पता होगा कि कवि प्रिया जो है इनकी अलंकार से संबंधित पुस्तक है, और ये रसिक प्रिया रस से संबंधित है। रतन बावनी राजनीतिक ग्रंथ है। विज्ञान गीता जो है प्रबंध चंद्रोदय का छाया अनुवाद माना जाता है इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फूल मंजरी किसकी रचना है? गजानन, शिवानंद, हरिहर स्वामी, मतीराम। फूल मंजरी किसकी रचना है? ये जो है मतीराम की रचना है। मतीराम की, इसमें फूलों के बारे में उन्होंने किसी एक फूल के बारे में 60-65 दोहे कुछ लिखे हैं ऐसे। तो ये जो है फूल मंजरी किसकी रचना हो जाएगी? मतीराम की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं और बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। एक ये, और एक रचना और रचनाकार का पेयर कौन सा सुमेलित नहीं है ना, इस तरह के प्रश्न। तो इसका सीधा सा समाधान ये है कि आप पहले एक कवि की सारी रचनाएं एक तरफ से रट डालिए, पढ़ डालिए, 2 बार 3 बार लिख करके पढ़ डालिए, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि ये इसकी है या इस कवि की या नहीं है। और दूसरी बात, जो विशेष ग्रंथ हैं जैसे ललित ललाम मतीराम का है, रसराज है, इस जो बहुत रामचंद्रिका है, इनको आप कवि के साथ पेयर में पढ़िए। जब भी रचना का नाम बोलिए उसके साथ पेयर में साथ में कवि का नाम बोलिए। बहुत सारी रचनाएं ऐसी है जो जैसे सतसई है, बहुत सारे कवियों ने लिखी है, तो उनकी एक अलग लिस्ट बनाइए कि नहीं सतसई की रचना करने वाले कौन कौन से कवि हैं। उनको आप जानते रहेंगे तो जो नहीं होगा उसको आप निकाल देंगे पेपर में आराम से कि कौन सा नहीं है जिसने सतसई की रचना नहीं की है। तो इस तरह से आप करेंगे तब जा कर के परीक्षा में आपको आसानी रहेगी प्रश्नों को टैकल करने में। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी, विज्ञान गीता। अभी हमने बात की रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता है। विज्ञान गीता, ये तीनों जो है केशवदास की है, और इनमें से अनेकार्थ मंजरी जो है ये इनकी रचना नहीं है। ये नंददास की रचना है जो आपको मिलेंगे अष्टछाप में, नंददास कृष्ण भक्ति शाखा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? बेनी प्रवीण, बोधा, ग्वाल, भूषण। ये कहा है शुक्ल जी ने बेनी प्रवीण के बारे में, बेनी प्रवीण के बारे में कहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? रसमंजरी, रसविलास, अष्टयाम, भवानी विलास। रसमंजरी, रसविलास, भवानी विलास, ये तीनों जो है देव की रचनाएं हैं। अष्टयाम नहीं है। अष्टयाम आपको ज़्यादातर भक्ति काल में ही देखने को मिलेगा। राम और कृष्ण के जीवन, मतलब उनके जो हम एक तरह से कह सकते हैं हमारे जो दैनिक कार्यक्रम होते हैं, डेली रूटीन, उस 8 पहर के उसका जो विवरण देते हैं कवि, उसे अष्टयाम के नाम से अधिकतर लिखा है इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है?
इसको बार बार आपको ध्यान में रखना है कि सही नहीं है पूछा जा रहा है तो इसी पर फोकस रहना है। प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे, ये भी सही बात है। सतसई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, बिल्कुल सही बात है। प्रकृति का आलम्बन रूप, ये इनके संदर्भ में सही नहीं है, ये तो किया ही नहीं है बिहारी ने, प्रकृति का चित्रण कहीं विशेष रूप से नहीं किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, ये गलत बात है, ये इनके संदर्भ में सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, जितनी बातें मैं आपको बताता हूँ, जो स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इस खेल से बाहर रहा हूँ, मैं इस खेल को खेल करके आया हूँ और आज वर्किंग हूँ, इसीलिए आप लोगों को समय कम दे पाता हूँ। और जितनी भी बातें, जितने भी अनुभव हैं मेरे, वही मैं आपके साथ साझा करता हूँ। मानना न मानना आपकी अपनी मति पर निर्भर करता है, अपनी बुद्धि पर, विवेक पर निर्भर करता है। मेरा काम है सलाह देना। अगर कुछ जानता हूँ मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ आपको बताने की। अच्छा लगे तो मानिए, नहीं तो आपकी मर्जी। चलिए देखते हैं। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन हैं? भूषण, देव, पद्माकर भट्ट, रसखान। और छोटी मोटी त्रुटियों को मैं अब देखिए कोशिश करता हूँ सही करने की, मगर जानते हैं टाइप करना, फिर उसको मैं ही टाइप करता हूँ, मैं ही चेक करता हूँ, तो बार बार एक ही चीज़ जब हमारे नज़र के सामने से आती है तो कई बार हमारी गलतियाँ जो है छोटी मोटी रह जाती हैं करेक्शन करने के बाद भी। हिंदी टाइपिंग जानते हैं आज भी बहुत आसान नहीं है, और ऊपर से हमारे जो रचनाओं की पंक्तियाँ हैं या कुछ वैसे शब्द आते हैं जो टाइप करने में भी बड़ी मशक्क़त करनी होती है हिंदी के अंतर्गत। तो छोटी मोटी गलतियों को आप थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे, उसको मैं देख लेता हूँ तो करेक्ट कर देता हूँ खुद ही। आप अक्सर मेरी वीडियोस में देखते होंगे, क्योंकि वो गलती हमें खुद ही खटकती रहती है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आप भाषा के विद्यार्थी हैं, भाषा के शिक्षक हैं, तो आपको ये खटकना चाहिए। अगर कहीं कोई चीज़ गलत है तो वो बार बार आपके भीतर खटकेगी। तो प्रबोध पचासा किसकी रचना है? ये पद्माकर भट्ट की है, पद्माकर भट्ट की रचना है प्रबोध पचासा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कवित रत्नाकर सेनापति, छंदसार भूषण, साहित्यसार मतिराम, गंगा लहरी पद्माकर। देखिए वही बात आ गई पेयर में पढ़ने वाली, कि कुछ रचनाएं जो मुख्य हैं उनको आप पेयर में पढ़िए इसी तरह से बिल्कुल। अगर उस कवि की नहीं है तो वो आपको अपने आप अलग नज़र आएगी। तो इसमें जो छंदसार है ये भूषण की रचना नहीं है, छंदसार जो है मतिराम की है, छंदसार मतिराम की है, मतिराम की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी सारे जो है सही हैं पेयर्स। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको आई बटन पर अपने चैनल की प्लेलिस्ट जो है हिंदी टीजीटी पीजीटी की, उसका लिंक दे दूंगा। आप उससे जा कर के, अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे होंगे तो मेरी बाकी वीडियोज आप आसानी से टीजीटी पीजीटी से संबंधित पा सकते हैं। और मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ एनसीईआरटी के चैप्टर्स भी डालने की। तो आप अगर केवीएस एनवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है आपको कि एनसीईआरटी प्लीज़, आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो 6ठी से 10वीं, पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो 6ठी से 12वीं, और नहीं 6ठी से 8वीं कवर कर पाएंगे तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, चारों जो है एनसीईआरटी आप चारों क्लास की कवर करिए पीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए 6ठी से 10वीं इतना कर लेंगे, और हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार कर लेंगे, और ग्रामर का पोर्शन तैयार कर लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कालिदास हजारा किसकी रचना है? कालिदास हजारा किसकी रचना है? ये कालिदास संस्कृत वाले नहीं हैं, यहाँ हमारे रीतिकाल में भी एक कालिदास नाम के कवि हैं, उनकी बात है। भारतेंदु, घनानंद, चिंतामणि, कालिदास। तो ये कालिदास त्रिवेदी करके एक कवि हैं, कालिदास त्रिवेदी, कालिदास
त्रिवेदी, ये उनकी रचना है, कालिदास हजारा। देखिए, मैं बहुत ढोल नहीं पीटता अपनी प्रसिद्धियों का, उपलब्धियों का। धीरे धीरे आप जुड़ेंगे तो आपको कुछ कुछ बातें धीरे धीरे पता चलती रहेंगी। वैसे मैं सिलेक्टेड हूँ और नेट भी मेरा क्लियर है और पहले अटेम्प्ट में क्लियर है, और हर चीज़ प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। आपको धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे वीडियोस देखेंगे, आपको धीरे धीरे अंदाज़ा लग जाएगा। ये बात अलग है कि पिछले कुछ सालों से जब से हम टीचिंग लाइन में आ गए हैं प्रॉपरली, तब से अपने पढ़ने वाली लय जो थी वो टूटी ज़रूर है। अब उसे धीरे धीरे पटरी पर ला रहे हैं जब से ये काम शुरू किया। और ये काम भी इसी वजह से शुरू किया कि कई बार हम खुद अगर यूट्यूब वगैरह पर चीज़ें सर्च करते हैं तो मुझे लगता है कि हिंदी को लोग इतना आसान मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अन्य विषयों से संबंध रखते हैं, मगर वो भी आज यूट्यूब पर आकर हिंदी पढ़ा रहे हैं। मैं कई ऐसे टीचरों को, ऐसे चैनल्स को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर वो आप हिंदी साहित्य का इतिहास सर्च करिए और वो आपको काल विभाजन बताएंगे, मगर काल विभाजन में उन्हें ये पता नहीं कि जो शुक्ल जी का विभाजन है वो ईस्वी सन में है या संवत में है। तो जिस व्यक्ति को संवत और ईस्वी सन का अंतर नहीं पता है वो आपको हिंदी किस स्तर से पढ़ाएगा, आप ये समझिए इस बात को। इन्हीं सब कुछ वजहों की वजह से जो है ये चैनल शुरू करना पड़ा, बाकी कोई विशेष ज़रूरत नहीं थी इसकी। और हमारे समय में भी कुछ ऐसे अच्छे चैनल थे जिनसे थोड़ी थोड़ी मदद हमें मिली और उससे हम तैयारी कर सके निःशुल्क। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं होती हैं कि वो सारी किताबें खरीद सकें, वो सारे टेस्ट पेपर्स खरीद सकें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कोई किताब अच्छी खरीद सकें, अलग अलग प्रकाशक की खरीद सकें और कोचिंग ले सकें। इस तरह की सबकी परिस्थितियां नहीं होती। यही सब देखते हुए हमने इसे शुरू किया है कि धीरे धीरे जो है आगे ये एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हिंदी के बाकी छात्रों का, हिंदी में आने वाले समय में जो भी छात्र तैयारी करेंगे उनका कुछ भला होगा। इससे मेरी उम्मीद और मेरी कोशिश यही है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे प्रयास पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।